चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर को सौगात देना एक बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर को मेट्रो की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने। कानपुर आगरा मेट्रो प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण किया गया है। गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया गया। यूपी के 4 शहरों में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का संचालन होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करने की कवायद है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहना है। प्रोटोटाइप ट्रेन के वर्चुअली अनावरण पर पदाधिकारियों को बधाई दी गई है। सभी पदाधिकारियों का एक तरह से इसमें योगदान है और इसलिए उनको बधाई दी गई है। मेट्रो आज की जरूरत है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। कानपुर और आगरा को जल्द मिलेगी मेट्रो। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द इन्हें मेट्रो की सेवा मिलेगी और ऐसे में इसको लेकर आज ही इसका शुभारंभ भी किया गया है। मेट्रो आज की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यह बेहतरीन माध्यम है और मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आज अपने 4 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा का संचालन कर रहा है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और वर्तमान में हम लोग कानपुर और आगरा में मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की कार्यपद्धति को देखा है। बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे कोरोना जैसी महामारी भी इनके कार्य में बाधा नहीं बन पाई और यही कारण है कि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास हम लोग कानपुर मेट्रो रेल को देश को समर्पित करने की स्थिति में होंगे और हमारा प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इस सुविधा को हम लोग लोकार्पित कर सकें। योगी सरकार का किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। योगी सरकार ने धान क्रय नीति की घोषणा की थी। 1 अक्टूबर से की जाएगी धान की खरीद। 1940 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी। 70 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4000 धान क्रय केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है। क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग की जाएगी। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से टैगिंग होगी। तो योगी सरकार ने धान क्रय नीति की घोषणा की थी। 1 अक्टूबर से धान की खरीद की जाएगी। अब ये राहत भरी खबर है किसानों के लिए, क्योंकि लंबे समय से उनकी ये शिकायत थी कि धान खरीदी नहीं हो रही है, लेकिन अब बाकायदा टैगिंग के साथ धान की खरीदारी किया जाएगा। योगी सरकार का किसानों के हित में निर्णय लगातार इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई सारे फैसले किसानों के हित में ले चुके हैं और अब ये एक और फैसला जो किसानों के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। 1 अक्टूबर से उनकी धान की खरीद की जाएगी। 1940 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो राम मंदिर की नींव रखने के लिए अयोध्या आए हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 70 सालों से नारा लगा रहे थे, एक झटके में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और
1935 को समाप्त कर दिया। इसी के चलते आज कश्मीर खुशहाल है। आज कश्मीर के नौजवान पत्थर नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कलम उठा रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। यशस्वी, लोकप्रिय, विश्व में लोकप्रियता जिसकी है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए गए। महिला मोर्चा द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम, सभी हॉस्पिटल, गरीब बस्ती, किसान मोर्चा के द्वारा 71 किसान और 71 जवानों को सम्मान करने का कार्यक्रम, पिछड़ा मोर्चा को फल, युवा मोर्चा को 71 लोगों को प्रत्येक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में रक्तदान। तो मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव की धमक अब सुनाई देने लगी है। ब्राह्मणों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में समाजवादी नेता राकेश शर्मा ने ब्राह्मण सम्मेलन की बागडोर संभाली है। 19 सितंबर जीआईसी मैदान में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन में भारी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि मुजफ्फरनगर में राकेश शर्मा अपने कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ के लिए जाने जाते हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। मुजफ्फरनगर में कल सपा का ब्राह्मण सम्मेलन है और विशाल ब्राह्मण सम्मेलन इसका नाम है। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण वर्ग को साधने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसके अलावा हर पार्टी ये चाह रही है लगभग हर वर्ग को साध लिया जाए, जिसके मद्देनजर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। और अब ये ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत हालांकि बीएसपी की तरफ से की गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब हर राजनीतिक पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आय बढ़ाने के लिए कमर्शियल संपत्तियां बेचेगा एलडीए। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए कराना होगा पंजीकरण। लगभग 14 से 20 सितंबर तक ई नीलामी के लिए पंजीकरण होगा। कमर्शियल संपत्तियों की ई नीलामी 26 अक्टूबर को होगी। नीलामी से पहले खरीदारों को दिखाई जाएगी संपत्तियां। इंजीनियर कर्मचारी संपत्ति की पूरी सूचना देंगे। वीसी अक्षय त्रिपाठी ने सूची बनाने का आदेश दिया है। एलडीए के वेबसाइट पर रहेंगे इंजीनियर सुपरवाइजर के फोन नंबर। तो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन कर भारत लौटे खिलाड़ियों का गाजियाबाद के मोदीनगर में भव्य स्वागत किया गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर से कोचिंग ले रहे कई खिलाड़ियों ने पैरालंपिक भाग लिया और शानदार प्रदर्शन कर वतन वापसी की है, जिनका मोदीनगर की जनता ने इंडिया टीम के साथ गए कोच जेपी सिंह और जैवलिन थ्रो एकेडमी चलाने वाले कृष्ण कुमार पालीवाल और सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए भव्य स्वागत किया गया है। तो गाजियाबाद में भव्य स्वागत किया गया है खिलाड़ियों का भी और कोचेस का भी। बच्चे क्वालिफाई करेंगे ड्यू टू कोरोना, हमारे कई बच्चों को मौका नहीं मिला। तो पावर लिफ्टिंग में सिर्फ टोटल 2 रहे थे। एक सब अब सकीना गई थी और एक जयदीप गए थे। सकीना की 5th पोजीशन आई थी और जयदीप बेस्ट 8 से बाहर हो गए। हमारे 2 खिलाड़ी जा पाए। ओवरऑल हमारे 54 एथलीट गए, जिसमें से हमारे 19 मेडल आए और अब तक की हमारी पैरा ओलंपिक में सबसे प्रदर्शन। तो बस्ती में मूसलाधार बारिश से घर की छत गिर गई है। घर के मलबे में 9 लोग दब गए हैं। 2 बहनों की मौत हो गई है। मलबे में दबे सभी लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव में घर की छत गिरी है और मलबे में दबे हैं कुछ लोग, लेकिन
कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, 2 बहनों की इसमें मौत हो गई है। तो देखिए तस्वीर कि आखिर कैसे छत गिरी है घर की, और छत की गिरने की वजह से यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। हालांकि घर में रखा सामान भी जो था वो भी खराब हो गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। छत कैसे गिरी, क्या वजह थी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन अभी तक जो छानबीन की गई है उससे यही पता चला है कि मूसलाधार बारिश की वजह से ये छत गिरी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कब से इस छत की हालत खराब थी? क्या ये छत पहले से ही जर्जर थी जो बारिश की वजह से गिर गई, और अगर जर्जर थी तो समय रहते इसे ठीक क्यों नहीं किया गया? तो मूसलाधार बारिश से छत गिर गई है घर की, और छत के गिरने की वजह से 9 लोग दब गए हैं और 2 बहनों की मौत हो गई है। यूपी चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पुराना वीडियो जारी कर लिखा, बेशर्मी की हद है। अखिलेश के लैपटॉप वाले बयान जारी कर हमला बोला गया है। अखिलेश ने कहा था हमारे सीएम लैपटॉप नहीं चला पाते। तो ये अखिलेश यादव ने कहा था, जिसको लेकर अब पलटवार किया गया है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और बेशर्मी की हद है, ये ट्वीट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वो देखिए आप ये तस्वीर कि आखिर इसे कैसे ट्वीट किया गया है। वीडियोस अलग अलग जारी किए गए हैं और फिर ये लिखा गया है बेशर्मी की हद है। तो यूपी चुनाव से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पुराना वीडियो जारी कर लिखा, बेशर्मी की हद है। तो पुराना वीडियो जारी किया गया है और उसमें लिखा गया है कि बेशर्मी की हद है। लेकिन सवाल यह है कि अब लैपटॉप की बात कहां से आई? इससे पहले भी कई बार अलग अलग चीजों को लेकर निशाना साध चुके हैं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर, जिसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ये कहा था अखिलेश यादव ने कि पार्टी को अपना नाम बदलकर बुलडोजर रख लेना चाहिए, क्योंकि लगातार अवैध निर्माण और माफियाओं के ठिकाने पर योगी सरकार कार्रवाई करा रही है। तो उसको देखते हुए ये निशाना साधा था अखिलेश यादव ने और कहा था कि बीजेपी को बीजेपी हटाकर अपनी पार्टी का नाम बुलडोजर रख लेना चाहिए, जिसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अखिलेश यादव को AK-47 से लेकर तमाम कहानियां याद दिला दी और अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए। लेकिन अब अखिलेश यादव एक बार फिर से सामने आए हैं। अखिलेश ने कहा था हमारे सीएम लैपटॉप नहीं चला पाते, जिसके पलटवार में एक वीडियो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने और ये लिखा है बेशर्मी की हद है। तो ये ट्वीट तो आपने देख लिया, लेकिन बीजेपी ने एक और ट्वीट कर अखिलेश पर निशाना साधा है। गन्ना किसानों को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर हमला। अखिलेश यादव सुन लें गन्ना किसान की जुबानी, भाजपा सरकार में गन्ना मूल्य भुगतान की कहानी। तो गन्ना किसानों को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर हमला। अखिलेश यादव सुन लें गन्ना किसान की जुबानी, भाजपा सरकार में गन्ना मूल्य भुगतान की कहानी, ये बीजेपी ने ट्वीट किया है। इससे पहले एक ट्वीट जो किया गया है वो लैपटॉप को लेकर किया गया है और अब जो दूसरा ट्वीट किया गया है वो बीजेपी ने अखिलेश को जवाब देते हुए ट्वीट किया है। अब लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है, वो लगातार जारी है और सोशल मीडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां से एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। सोशल मीडिया में खासतौर पर ट्विटर पर वीडियो जारी किया जा रहा है तो कोई ट्वीट कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है इस वीडियो में। किसान ये जानना चाहता है कि आखिरकार उनका बकाया कब तक मिलेगा। 20 दिन से बड़ी दिक्कत आ रही थी हमें, बच्चों की फीस नहीं जा रही थी, पशुओं के लिए हम वो खड़ मंडी से कुछ ला भी नहीं सके थे, हमारी भी स्थिति खराब थी। पर जैसे ही आज मैसेज आया, अभी मुझे मैसेज आया, मेरे खाते में कुल 10,000 रुपये थे। आज जो है ना पूरे 80,000 रुपये का मेरे में इसमें हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी खुशी हुई, बच्चों की फीस भी आ जाएगी और
गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। देखिए 80,000 रुपये का है जी, मेरे खाते में कुल जो है 10,000 रुपये का बैलेंस था, आज 80,000 रुपये। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये सारी लड़ाई ट्विटर पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।